बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 2 दिसंबर पाकिस्तान में मंगल की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो माशाल्लाह डे 3। अब चलते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं और सबसे पहले हमने आपके सामने एक बॉम्बशेल खबर, उसको कहना है या अफवाह कहना है, वो रखनी है, जिसमें अब हमें बहुत ही मुसद्दका ज़राए ने यह बताया है कि वाइस आर्मी चीफ के साथ साथ एक बहुत बड़ा फड्डा और DGISI का है। अब DGISI भी इस रेस में शामिल हैं। मामला है क्या, ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी या अंडरस्टैंड मामला है क्या, ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी या अंडरस्टैंडिंग करने में मदद मिलेगी कि ये नोटिफिकेशन का जो सारा सागा है, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है बिटवीन नवाज फैमिली एंड आसिम मुनीर, ये सब कुछ है क्या। उसके साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताना है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रायविंड के अंदर मुलाकात हो गई है। PMLN के जराए कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई, और उनके करीबी सहाफ़ी भी मीडिया के ऊपर यही कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मोहसिन नकवी, जिनका 24 न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये खबर ब्रेक कर दी है और इस खबर से पर्दा उठा दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये मुलाकात आज रायविंड में हुई है। उसके साथ ही साथ कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अभी भी लाहौर में है और कुछ कह रहे हैं इस्लामाबाद रवाना हो चुके। इसके ऊपर भी तफसीली बात, लेकिन सबसे पहले ज़रा आपके सामने खबर रख दें अडयाला जेल के सामने की, जहां पर इमरान खान की बहनें और पार्टी के तमाम तकरीबन मेंबरान आज जमा थे। पहले जितने भी पार्लिमानी मेंबरान हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, MNA हैं, पार्टी के ओहदेदारान हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जमा हुए और वहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब ने मुलाकात करने की कोशिश की चीफ जस्टिस से, जो उन्होंने मुलाकात तो नहीं की, लेकिन उनके अमले ने बता दिया कि हम आपका पैगाम भेज देंगे। और जाहिर है वो मिलना इसीलिए चाहते थे कि उनके बेशुमार ऑर्डर्स के बाद भी इमरान खान से उनकी बहनों की या पार्टी के किसी भी शख्स की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। 4 तारीख से ये काम शुरू हुआ था। आज आप एक किस्म का समझ लें तो पूरा महीना तकरीबन होने वाला है कि इमरान खान साहब के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। फिर वहाँ से तमाम लोग, यही जो हाई कोर्ट के सामने भी जमा हुए थे, एहतजाज कर रहे थे, वो वहाँ से गए अडयाला जेल के सामने, और वहाँ पर इमरान खान साहब की तीनों बहनें भी थीं, और इन तमाम लोगों ने वहाँ पर ज़ाहिर है एहतजाज शुरू किया। फिर पुलिस ने इन्हें नाके पर रोक लिया और लग ऐसा ही रहा था कि शायद आज भी मुलाकात ना करवाएं। फिर अचानक से अंदर से कर्नल साहब ने, ज़ाहिर है उनको किसी ने बताया होगा, अचानक से पैगाम आया कर्नल साहब का। ज़ाहिर है सामने तो पुलिस होती है, अंदर तो कर्नल साहब सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। तो कर्नल साहब ने इजाज़त दी और पुलिस ने कहा कि उज़्मा खान साहबा जो हैं उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है, और फिर उज़्मा खान साहबा जो हैं वो अकेली जेल की तरफ चली गई। कुछ लोगों ने यह भी रिपोर्ट किया कि तीनों बहनों को मुलाकात की इजाज़त मिल गई, लेकिन जो हमने, क्योंकि इस वक्त जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5:45 बजे या 6 बज रहे हैं, तकरीबन 6 बज रहे होंगे, तो इसलिए अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो हमने फुटेज देखी है और जो बातचीत करते हुए देखा और सुना है, वो उज़्मा खान साहबा हैं, जो डॉक्टर उज़्मा खान, जो इमरान खान साहब की सबसे छोटी बहन है, वो अकेली उनको जाने दिया गया जेल की तरफ, जो शुरू में हमने वीडियो देखी। बाद में कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि तीनों बहनों को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई दुरुस्तगी है उस बात के अंदर। जो हमें वीडियो फुटेज नज़र आई उसमें सिर्फ उज़्मा खान साहबा जाती हुई नज़र आई, और फिर वो वापस जब आई, जो हमने उनकी फुटेज देखी जिसमें उन्होंने बातचीत की, उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान की सेहत तो ठीक है, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि उन्हें आइसोलेशन में रखा हुआ है, बहुत ही बदतरीन सलूक उनके साथ किया जा रहा है, उनकी बेगम के साथ भी और उनके साथ भी। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। और ये बहुत ही शॉर्ट बात 6 बजे तक तकरीबन जो है वो उज़्मा खान साहबा ने मीडिया के साथ की। हो सकता है बाद में जब वो उस नाके पर पहुंच जाएं, जहां पर अब से थोड़ी देर में 15 मिनट, आधे घंटे, घंटे बाद उस नाके पर पहुंच जाएं जहां पर दूसरी बहनें भी हैं और तमाम पार्लिमानी लोग भी हैं, हो सकता है वहाँ से वो मीडिया से और बात करें। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कंफर्म कर दी है कि उनकी इमरान खान साहब से आखिरकार 1 महीने के बाद मुलाकात हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी सेहत ठीक है, लेकिन उन पर बड़ा जुल्म किया गया है, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, कमरे में बंद रखा जाता है सारा सारा दिन, और बहुत ही कलील वक्त के लिए कमरे से बाहर निकलने दिया जाता है उन्हें भी और उनकी बेगम बुशरा बीबी को भी। और इमरान खान ने खुसूसी तौर पर उज़्मा खान साहबा को ये कहा कि बाहर बताइए या बात कीजिए इस पर कि ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहे हैं। जब वो ये बात शेयर कर रही थी तो एक बहन के तौर पर आपको उनकी आवाज़ में दुख और तकलीफ़ ज़रूर महसूस हो रही थी। अब जो सारे ही एनालिसिस कर रहे थे, को अकेला मैं नहीं कर रहा था,
सभी जो बात कह रहे थे वो दुरुस्त साबित हो गई कि फील्ड मार्शल साहब को एक तो ज़ाहिर है 26 नवंबर के लाले पड़े हुए थे जब लोगों के सरों में सीधी गोलियां मारी गई थी। ड्रॉप साइट के मुताबिक उसकी इजाज़त और तमाम कमान जो है वो आसिम मुनीर ने खुद की थी। आसिम मुनीर को फ़िक्र थी कि अगर इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान कहीं 26 नवंबर को कोई एहतजाज कॉल ना कर दें। और जो इनके हालात हैं वो तो अब उस टाइम अगर हम 26 नवंबर से पहले कहते कि हालात हुकूमत के और इनके या इनके अपने इदारे के अंदर ये हैं तो आप कभी ना मानते। लेकिन अब जब आसिम मुनीर ज़ख्मी हुए पड़े हैं, सहक रहे हैं और शराजा बिखरा हुआ है और किसी को कोई पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि आसिम मुनीर कितने डरे हुए हैं। मतलब ज़ाहिर है एक तरफ तो वो जालिम हैं, गासिब हैं, उनके पास डंडा है और वो उसको चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप गौर कीजिए कि वो किस कदर खौफजदा हैं इमरान खान से भी और पाकिस्तानी अवाम से भी। बहरहाल आज मैं शाबाश भी देता हूँ जितने भी पार्लिमानी मेम्बरान हैं जो वहाँ इकट्ठे हुए, बहनों के साथ आकर खड़े हुए। आगे चलने से पहले आपको सिर्फ एक लफ्ज़ की एक भारी भरकम खबर दूंगा और उसकी डिटेल सुबह के वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। कल जाती उम्रा में देगें शेगें खड़क रही हैं। कल का मतलब आप समझ लीजिए 3 दिसंबर, और आप समझ लीजिए कि बुध का दिन, और देगें शेगें वहाँ पर खड़क रही हैं। बड़ा बड़ा कोई वीवीआईपी किस्म का लंच है। हमें अभी तक गेस्ट्स का कोई पता नहीं है, लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी हमें पुलिस और दूसरे इदारों से लाहौर में से पता चल रही है, जिस तरह की सिक्योरिटी डिटेल लाहौर के अंदर लगाई जा रही है कल के लंच के लिए अभी से, उससे लग रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शायद जा रहे हैं और वहाँ मुलाकात कर रहे हैं। और हो सकता है अब वहाँ पर इनकी निगोसिएशन हो, कोई पाँव पड़े, एक पाँव पड़े दूसरे के या दूसरा पहले के, कौन पड़ता है ये मैं आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ता हूँ। लेकिन ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं और ये कंफर्म खबर है, इसके पीछे हम खड़े हो रहे हैं, इस खबर के पीछे अफवाह नहीं है, कि कल एक भारी भरकम किस्म का लंच है वो सीक्रेट, उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट लंच कहा जा रहा है और पुलिस उसकी सिक्योरिटी पर अभी से कॉर्डन ऑफ कर रही है चीज़ें, अभी से वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात, और भी ऐसी सिक्योरिटी भी पहुँची है जहाँ से लगता है कि या आसिम मुनीर खुद या उनका कोई बहुत ही मोतमद ख़ास उनके इदारे में से कल वहाँ पर उस लंच पर तशरीफ़ लाएंगे। जो भी उसमें हुआ वो आपके सामने रखेंगे। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो बहुत ही अफसोसनाक है, दिलगीर खबर है। इस्लामाबाद का एक बहुत ही मारूफ इलाका जिसे ब्लू एरिया कहते हैं, वहाँ पर दो बच्चियाँ, एक का नाम समरीन हुसैन उम्र 25 साल के करीब, दूसरी बच्ची का नाम ताबिंदा बतूल उम्र 27 साल के करीब, अपनी स्कूटी पर अपनी जॉब ख़त्म करके अपने घर जा रही थी। आप सबको पता होगा कि ये कॉल सेंटर्स, जैसे पाकिस्तान में सेलुलर कंपनीज हैं, जैज़ है, टेलीनॉर है, यूफोन है या बैंक्स हैं, आप दिन रात इनको फ़ोन कर सकते हैं, इनके कॉल सेंटर्स चल रहे होते हैं। इसी तरीके से जो बाहर से कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, मीन अमेरिका में कोई कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन्होंने पाकिस्तान में कॉल सेंटर बनाया हुआ है, तो उनके भी लोग जो हैं वो 24 घंटे शिफ्ट पर होते हैं। तो बच्चे रात को भी वहाँ काम करते हैं या नौजवान रात को भी वहाँ काम करते हैं, और अमूमी तौर पर 4 से लेके सुबह 7 बजे के दौरान ही वो अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं अपनी रात वाली शिफ्ट ख़त्म करके। अब मुझे नहीं पता ये बच्चियाँ कहाँ काम करती थीं, लेकिन सीमिंगली जो सिचुएशन नज़र आ रही है, बच्चियों के घर वालों ने जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करवाई है, उससे पता चलता है कि वो वहाँ से निकली। लेकिन एक बिगड़े हुए अमीरजादे ने, जिसकी उम्र इस वक्त 16 साल क्लेम की जा रही है, जिसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था, उसने इन बच्चियों को कुचल कर मार डाला। लेकिन अब वो बच्चा किसका है ये सुनेंगे तो आप हैरान होंगे, आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें जो बहुत ही हैरान कुन इंकशाफ है वो ये है कि ये जो बच्चा है इसके पास एक तो ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था। सुबह के 5 बजे तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहे हैं, ये वहाँ पर खाली सड़क है, बच्चियाँ अपनी साइड पर अपनी स्कूटी चला रही हैं, और क्योंकि ये क्लेम किया जा रहा है कि वो स्नैपचैट के ऊपर एक रील बना रहे थे जिससे उनकी तवज्जो रोड पर नहीं थी, और कब उनकी गाड़ी ड्रिफ्ट होकर साइड पर जाती हुई स्कूटी को कुचलते हुए निकल गई वो किसी को अंदाज़ा नहीं। गाड़ी भी छोटी नहीं थी, लैंड क्रूज़र थी। ज़ाहिर है छोटी गाड़ी से भी अमवात हो सकती थी, ऐसा नहीं, लेकिन लैंड क्रूज़र का साइज़ बड़ा होता है, इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा ऑफकोर्स। तो लैंड क्रूज़र पूरी की पूरी एक तरफ से उड़ गई। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक छोटी सी स्कूटी, और वो भी ई स्कूटी, उसके पीछे लिखा हुआ है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज पर चलने वाली स्कूटी हैं, हल्की होती हैं कंपैरेटिव टू अदर्स, उनको जाके जब लैंड क्रूज़र ने इस तरीके से एक अनबिलीवेबल स्पीड के ऊपर हिट किया होगा तो उन बच्चियों की बॉडीज़ के साथ क्या हुआ होगा। बहरहाल मौके पर वो दम तोड़ गई दोनों बच्चियाँ, उनको हॉस्पिटल उनकी लाशों को शिफ्ट किया गया। ये जो अमीरज़ादा है, जब इसके बारे में पता चला तो शुरू में तो सोशल मीडिया पर यह चलना शुरू हुआ कि एक बाअसर शख्सियत, एक अहम शख्सियत, ये भी पाकिस्तान में रवाज है, अशराफिया जब कुछ गलत करती है तो उनके नाम नहीं लिए जाते, उनको सिर्फ बाअसर अहम शख्सियत कहा जाता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, अब क्योंकि रवाज थोड़ा बदला है सोशल मीडिया की वजह से, तो किसी एक मनचले ने नाम लिख दिया, जस्टिस मोहम्मद आसिफ का नाम लिखा गया।
ये कहा गया कि ये बेटा है जस्टिस मोहम्मद आसिफ का, जिन्हें अभी हाल ही में आसिम मुनीर और उनके साथियों ने इंपोर्ट किया है बलूचिस्तान से, और उन्हें जज बनाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और मज़े की बात यह है कि यही जो आसिफ साहब हैं, इन्हीं के सामने मुकदमा था सोहराब बरकत का, जिनको उठाया हुआ है इस वक्त नेशनल क्राइम एजेंसी ने, और छोड़ नहीं रहे 4 दिन का रिमांड, और ये उस मुकदमे को खारिज कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। तो ये कितने बड़े फौजी किस्म के जज हैं, ये आप खुद ही समझ लीजिए। बहरहाल जस्टिस आसिफ साहब को वहाँ से लाया गया, और जाहिर है अब ये नहीं पता कि ये जो लैंड क्रूज़र है, बहुत सारे लोग तो ये क्लेम करते हैं कि शायद ये भी सरकारी है, लेकिन इसके बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर आई हैं उसमें जानबूझ के पुलिस ने ली होंगी, जाहिर है। नंबर प्लेट जो गाड़ी की है वो उसमें नहीं ली गई, लेकिन जो FIR है उसके अंदर नंबर प्लेट जो है वो ज़रूर मौजूद है। इसलिए अभी ये हम इसका तयन नहीं कर सके कि ये सरकारी लैंड क्रूज़र होगी। सरकारी हो भी सकती है, क्योंकि और भी बहुत सारे जजेस हैं जिनके पास सरकारी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूज़र, मर्सिडीज़ और पता नहीं क्या क्या उनके पास मौजूद हैं। जैसे हमारे हाजी अमीनुद्दीन शैतान साहब जो हैं, जो आइनी अदालत के सरबराह हैं, उनके पास भी इसी तरीके से गाड़ियाँ। अब होगा क्या, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, देख लें। अब पूरी कौम ही नजूमी बनी हुई है। इस कौम के अंदर लॉलेसनेस का हाल ये है कि हम सारे ही नजूमी हैं। हम सबको माजी का हाल पता है या नहीं है, याद है या नहीं है, मुस्तकबिल का हाल हम सबको याद है। आपको याद है कारसाज में नताशा बीबी ने एक वाक़या किया था। लोग क्लेम कर रहे थे या सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो नशे की हालत में थी उस वक्त, और उन्होंने एक बाप बेटी को रोंद डाला था स्पीड में, और जो CCTV फुटेज थी उसमें वाजे नज़र आ रहा था कि वो अंधी होकर गाड़ी चला रही हैं। किसी को ज़रा सी भी आंखें होती तो उनके ऊपर वैसे गाड़ी ना चढ़ाती, तो बिल्कुल वो अंधाधुंध ही गाड़ी चला रही थी, और उन्होंने कुचल के आप ये कहिए कि सरे राह उस बाप बेटी को कुचल के मार डाला। उसके बाद फौरी तौर पर हमारे चौधरी साहब मतलब रेंजर्स वहाँ पहुँची और उन्होंने उन्हें प्रोटेक्ट किया। उसके बाद उन्हें प्रोटेक्ट करके वहाँ से थाने में शिफ्ट किया गया, और चंद दिनों के अंदर उनकी ज़मानत हो गई और वो रिहा होकर पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने वेकेशन और हॉलीडे किया होगा, क्योंकि उनका नाम किसी भी ऐसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया हमारी इतलात के मुताबिक, या इस वक्त कम अज़ कम शामिल नहीं है कि वो मुल्क से बाहर ना जा सकें। ये हमारी इतलात, अब हकीकत क्या है ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर उनको बाइज़्ज़त तकरीबन बरी कर दिया गया, वो मुकदमा उनके ऊपर से ख़त्म कर दिया गया। अब ये तो जस्टिस आसिफ जो कि दरबारी हैं फील्ड मार्शल साहब की, ये उनका बेटा है, बाअसर शख्सियत है। ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है तो क्या हुआ, अभी उम्र नहीं है ड्राइविंग की तो क्या हुआ, आम लोग ही तो हैं ये समरीन बीबी और ताबिंदा बतूल, ये आम ही तो लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, इनकी किस्मत में ऐसा है। इनके तो बच्चे भी ज़्यादा होते हैं ना, इनके तो बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, मिडिल क्लास से होंगे। समरीन बीबी की माँ को कह देंगे या एक बेटी और पैदा कर लेना। अब आपको मुझे आपका दिल कर रहा होगा मुझे जूते मारे, मैं नहीं ये कह रहा, ये तो मेरे जैसी होंगी मिडिल क्लास है समरीन बीबी या तबिंदा बतूल, मैं तो ये नहीं कह सकता। अशराफिया इनको ये कहेगी कि पैसे पकड़ें, जो रह गई हैं उनकी किस्मत संवारें। बच्ची कर भी क्या लेती है, इसकी शादी करनी पड़नी थी आपको, ये नौकरी करती होगी, वहाँ से 2-3 लाख से ज़्यादा तनख्वाह ले लेती होगी, या कोई 1-2 लाख ले लेती होगी, तो बच्ची की आपने अभी शादी करनी थी, दूसरी बच्चियाँ भी हैं, और फिर बड़े मानी खेज अंदाज में कोई गंदी सी मूंछों वाला शख्स उनको देख के थोड़ा सा ताव देगा। वो आसिफ साहब नहीं होंगे ज़रूरी, उनके बिहाफ के ऊपर आगे से कोई बंदा दलालगिरी, अब मैं पंजाबी का शॉर्ट लफ्ज़ कह दूंगा तो आप सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो चले मैं दलाल कह देता हूं, जो ब्रोकर होता है अंग्रेज़ी में। कई दफ़ा हमें अंग्रेज़ी बहुत अच्छी लगती है, और वही चीज़ हम उर्दू में कहें तो थोड़ी बुरी लगती, पंजाबी में कह दें तो बिल्कुल गाली लगती है। हम भी वैसे अजीब ही कौम है। खैर, तो कोई दलालगिरी कर रहा होगा, उन गंदी सी मूंछों के नीचे से अपने काले स्याह सिगरेट ज़दा जो लिप्स होंगे उनसे वो इनकी माँ और बाप को धमकी देंगे, लेकिन साथ पैसे पकड़ा रहे होंगे, साथ कह रहे होंगे कि जाने दें, अल्लाह का काम है, एक्सीडेंट हो गया, बच्चे ने जान के तो नहीं किया। तो ये बच्चा, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगले महीने में, बड़ी बात है अगर महीना भी लगे तो 2 महीने, महीना, ये बच्चा बाइज़्ज़त बरी होकर अपने घर होगा और ये सारा केस ख़त्म हो जाएगा। तो ये जिस मुल्क के अंदर कानून और रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उसके अंदर आप ऐसी ही पेशीनगोइयाँ कर सकते हैं। ये अफसोसनाक है मेरे लिए कि मैं ये पेशीनगोई कर रहा हूँ, लेकिन हम काबिल भी इसी हैं। हम जो मिडिल क्लास है पाकिस्तानी, हम खुद ही तो मजाक उड़ाते हैं। जब कोई खड़ा होता है किसी काम के लिए तो हम खुद ही उसका मजाक उड़ाते हैं, हम कहते हैं यहाँ कुछ नहीं बदलना है, यहाँ सब कुछ ऐसे ही रहना है। आप एक ऐसी चीज़ के पीछे जुस्तजू कर रहे हैं जो नहीं बदलनी, आप पागल हैं। कि आप पाकिस्तान में एक बेहतर निज़ाम चाहते हैं, ये बताया जाता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो है शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ की मुलाकात। हमने आपको बताया कि उस मुलाकात के बारे में जो PMLN का मीडिया है उन्होंने मार्केट में ये खबरें करवाई, और जर्नलिस्टों ने ट्वीट की, जर्नलिस्टों ने ये खबरें फीड की अपने अपने मीडिया हाउसेस को, क्योंकि नून लीग ये चाहती थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात नहीं हुई। शहबाज शरीफ मुलाकात किए बगैर ही इस्लामाबाद रवाना। साथ ही मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि वो
फील्ड मार्शल साहब के बहुत करीब हैं और बहुत क्रिटिकली देखते हैं शरीफ फैमिली से रिलेटेड खबरों को। तो 24 न्यूज़ ने सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर दी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। अब वो 24 का जाली ट्विटर अकाउंट ना हो जो हमने देखा, उस पर तो यही खबर है। तो बहरहाल अब वो खबर जब उन्होंने दी कि मुलाकात हुई, बाकायदा शायद फाइल फोटो लगाई, एक पुरानी तस्वीर, जाहिर है हमेशा ऐसा ही होता है कि हर मुलाकात की नई तस्वीर तो नहीं होती, पुरानी तस्वीर एज अ फाइल फोटो लगा दी जाती है और ये बताया गया कि मुलाकात हो गई है। फिर कुछ सहाफ़ियों ने क्लेम किया कि वो इस्लामाबाद रवाना हो गए और ये सारे क्लेम 3 साढ़े 3 बजे हो रहे हैं। ये ज़हन में रखिए, दोपहर के वक्त, मतलब दफ्तरी औकात ख़त्म हो चुके हैं। जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे ऑफिस का वक्त ख़त्म हो चुका होगा। तो आज का दिन और उन्होंने एक ज़ाया किया। फील्ड मार्शल साहब को अब 3 दिन हो गए, बल्कि 4 दिन हो गए अगर आप दूसरी तरफ से देखें। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि वो 28 की शाम को रिटायर हो गए थे, क्योंकि महीना जो होता है वो 1 से 30 तक होता है, 1 से 1 तक नहीं होता। तो अगर महीना 1 से 30 तक का होता है तो उसी तरह से जब वो 29 नवंबर को उनका टेन्योर शुरू हुआ था 2022 को, तो 28 नवंबर 2025 को उनका आर्मी चीफ का टेन्योर ख़त्म हो गया। तो उस हिसाब से उन्हें 5 दिन हो गए हैं रिटायर हुए, और अगर चलें वो ना भी गिने तो 4 दिन तो हो गए हैं, और तीसरा दिन उनका जो अब जारी सारी है जो डिफेक्टो माशाल्लाह है। और इसमें शहबाज शरीफ ने एक और दिन ज़ाया किया है और अब देखते हैं मामला क्या होता है। अब हम आपके सामने रखने लगे हैं एक खबर, लेकिन आपने इसे बेशक अफवाह समझे, क्योंकि मैं सनसनी नहीं बेचना चाहता, ना बेचता हूं, मैं वो बताता हूं। और अगर मेरे ज़राए थोड़े से भी हल्के होते तो ये खबर मैं आपके सामने ना रखता। यकीन कीजिए बहुत सारी, दिन में दर्जनों ऐसी खबरें आती हैं जो बहुत सारे दोस्त करते भी हैं और वो हक बजाने में करने की, मैं सुनता रहता हूँ, किसी ने ये कहानी सुना दी, किसी ने ये, और सबका हक है, जैसे हम कहानी सुनाते हैं उनका हक भी है। लेकिन वो दर्जनों खबरें बहुत दफ़ा हमारे पास भी आती हैं, जब तक ज़राए मुसद्दका ना हो, हमें उस शख्स की इंटेग्रिटी का ना पता हो जो हमें खबर दे रहा है, और उसकी एक्सेस का ना पता हो, तो मैं अफवाह आपके सामने नहीं रखता। अब इसे खबर मैं इसलिए नहीं कह सकता कि कोई इसका कागज़ नहीं है मेरे सामने, कोई इसका सबूत नहीं है मेरे सामने। ये इदारे के अंदर से चंद लोगों की किसी बहुत ही सीनियर शख्सियत के साथ बातचीत हुई जिन्होंने ये बात मुझ तक पहुंचाई। बात यह है कि असल फटा इस सारी काम का, एक तो वाइस आर्मी चीफ अपनी पसंद का अपना बंदा लगवाना है और फील्ड मार्शल नहीं लगाना चाहते अभी, वो है। लेकिन उससे भी एक बॉम्बशेल और हमें रिवील हुआ, और वो ये हुआ कि असल में फील्ड मार्शल साहब ने किसी को चूज़ किया हुआ था कि जैसे ही मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनूंगा तो जो DGISI हैं मौजूदा, जो आपको पता कैबिनेट मेंबर भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी के जो हमारे एडवाइज़र भी हैं, NSA हैं, तो वो NSA के तौर पर शायद काम जारी रखें, लेकिन उन्हें DGISI से हटा दिया जाए, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें 2-3 महीने हो गए रिटायर हुए, अभी वो टिल फर्दर ऑर्डर्स काम कर रहे हैं। उन्हें हटाकर उनके जहन में एक जनरल साहब थे जिनकी अपॉइंटमेंट उन्होंने करनी थी। अब हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि काम तब ख़राब हुआ जब इस्लामाबाद के F6 सेक्टर के एक घर में उनकी और शरीफ खानदान की एक अहम शख्सियत की 2 घंटे लंबी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात का फील्ड मार्शल को पता चल गया। उससे पहले सब सेट था, फील्ड मार्शल अपनी इंटेंट दे चुके थे। वो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, किसी और को पता हो ना पता हो, लेकिन इन 3 को पता था कि वो किस जनरल साहब को अगला DGISI लगाना चाहते हैं। तमाम चीज़ें फाइनल थी उसके ऊपर। जब जनरल साहब को पता चला कि ये साहब जो हैं ये तो बहुत शुरफा के साथ बहुत ही ज़्यादा राब्ते में हैं, तो ये तो मेरी किली निकाल देंगे। और दूसरी तरफ आपने ये तो अब सुन ही लिया सबसे, अब सार आलम साहब ने ये पहले रिपोर्ट किया था सबसे, उसके बाद दूसरे दोस्तों ने भी किया कि क्या कुछ हुआ था जो नेशनल वर्कशॉप के अंदर, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से दोनों ख़ानदानों को चोर कहा, भुट्टो ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, इन ख़ानदानों को चोर कहा, लोगों को कहा कि आप इनके ग़ुलाम हैं, और वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा उन्होंने बोला। अब शरीफ खानदान को ये पता था, और जैसे कि मोहसिन नकवी ने जुलाई में एक ट्वीट किया था कि हसद बुरी चीज़ है, क्योंकि शरीफ खानदान बार बार औरंगज़ेब साहब को भी फायर करवाना चाहते थे, जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और सिक्योरिटी और दूसरे मामलात के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी हैं। शरीफ खानदान उनको भी फायर करवाना चाहते हैं। वजह क्या है कि मोहसिन नकवी जो है वो CM पंजाब भी रहे, तो मोहसिन नकवी अभी भी मरियम नवाज़ के कामों के अंदर बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं। मरियम नवाज़ को तो अपने अब्बा जी भी पसंद नहीं है जो दखल अंदाजी करें। मरियम नवाज़ साहबा ने तो सफदर भाई को सूबा बदर किया हुआ है, और जो हमजा शहबाज है उसको भी सूबा बदर किया हुआ है बेचारे को। तो मरियम साहबा तो किसी को बर्दाश्त नहीं करती। चचा को भी इजाज़त नहीं है कि पंजाब के बारे में कोई फ़ोन कर सकें, वो भी सिर्फ मरियम के साथ बात कर सकते हैं। तो मोहसिन नकवी तो दनदनाते हुए पंजाब के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं, और फिर सेक्टर कमांडर्स भी करते हैं। तो मरियम साहबा को ये था कि अगर ISI पे अपना बंदा आ जाएगा तो फिर सेक्टर कमांडर्स भी बंदे के पुत्र बन जाएंगे, मोहसिन नकवी को हटाने में हम कामयाब हो जाएंगे, और औरंगज़ेब साहब को भी हटाने की बातें तो अब खुल के ही हो गई हैं, किसी ने कोई कमी बेशी ही नहीं रखी। शहजाद इकबाल साहब जो GOTV के
मायानाज रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ये खबर ब्रेक कर दी है कि नून लीग के ज़राए उनको ये बता रहे हैं कि औरंगज़ेब औरी साहब जो हैं, जो हमारे मुशीर हैं, वज़ीर हैं ख़जाना के, वो फेल हो गए हैं और उनका फेलियर अब इनएविटेबल है और उनका डिपार्चर भी अब इनएविटेबल है। वो कहते हैं कि SIFC भी फेल हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है जब अबसार आलम ने रिपोर्ट किया था तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि फाइनेंस भी आपके पास है, सिक्योरिटी भी आपके पास है और आप इन दोनों में फेल हो गए। आसमा शराजी साहबा और दूसरे तमाम लोग भी दबे छुपे अल्फाज में अब यही एनालिसिस रख रहे हैं। तो अगर औरंगज़ेब साहब भी फारिग हो रहे हैं, मोहसिन नकवी के साथ तो पहले ही जंगें तेज़ हैं, और अब जो शरीफ ख़ानदान की आखिरी एक आप ये कहिए आखिरी कहिए या मास्टर स्ट्रोक था कि आसिम मुनीर साहब, कई दफ़ा आप किसी को ज़्यादा कंफर्टेबल कर देना, आप में से बहुत सारे ये सवाल पूछते हैं कि अगर मामला इतना ही ख़राब था तो 27वीं तरमीम आपने क्यों पास करवाई। मैं आपको इसका बताता हूँ। कई दफ़ा आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, कोई बंदा आपसे बदतमीज़ी करे, कोई बंदा आपसे कोई चीज़ मांगे, आपको पता होता है यहाँ मैं इसको जवाब दूंगा तो मैं कमज़ोर हूँ, आप इंतज़ार करते हैं, आप उसे कहते हैं चलो बैंक चलो, वहाँ करते हैं, मार्केट चलो, चलो आपके अब्बा हजूर के सामने चल के बात करते हैं या आपके भाई के सामने, और जैसे ही वो माहौल बदलता है जिसमें आप खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़े से स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे आते हैं, तो आपकी फिर बार्गेन जो पार होती है वो डिफरेंट होती है। शरीफ खानदान 27वीं तरमीम पर बार्गेन पार नहीं रखता था। आसिम मुनीर आबोताब के साथ डंडे के साथ बैठे हुए थे। जब 27 को नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो अब अगर वाकई शरीफ खानदान पाँव के ऊपर वजन डाल के एक नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन कर दे तो अब मसला फिर खराब हो गया, और वो कर सकते हैं आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर। मैं कम से कम 3 सीनियर तरीन वकला, जिनमें से 2 कम से कम साबिक अटॉर्नी जनरल्स हैं, वो ये कह चुके हैं कि नोटिफिकेशन चाहिए 3 साल के बाद, 2 साल एक्सटेंशन जो आर्मी चीफ की जॉब है उसमें नोटिफिकेशन चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर अभी आप ये चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन करते हैं तो ये तो 5 साल का होगा। तो अब अगर 27वीं तरमीम के हिसाब से आप ये मान भी लें कि 3 साल और 2 साल और मिल गए, तो फिर 2027 के बाद आर्मी चीफ कौन बनेगा? वो नहीं होगा अभी से उसका फैसला। तो इसलिए नोटिफिकेशन तो चाहिए। तो अब अगर शरीफ खानदान किसी और को, मसलन ज़िक्रिया साहब को बना देते हैं वो आर्मी चीफ, या किसी और को, वो फयाज शाह साहब को आर्मी चीफ बना देते हैं, किसी को बना देते हैं, तो जो आसिम मुनीर, मैं ये नहीं कह रहा बनाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो किसी और को आर्मी चीफ बनाएंगे, मुझे लगता है इनकी सौदेबाजी हो जाएगी, लेकिन दरार पड़ गई है, बीच में ये फ्रैक्चर हो गया सारा सिस्टम। इसके मामलात आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन कर दें तो फिर सोचिए कि मामला किस तरफ जाएंगे। फिर या तो आसिम मुनीर को परवेज़ मुशर्रफ की तरह मेरे अजीज हमवतनों करना पड़ेगा, या चुप करके घर जाना पड़ेगा। घर नहीं जाना पड़ेगा, जो कुछ उन्होंने कर रखा है उन्हें जहाज पर बैठकर पहली फुर्सत में पाकिस्तान से भागना पड़ेगा। तो आज आसिम मुनीर इज इन डीप ट्रबल राइट नाउ। उनको अब खुद ही समझ आ रही होगी कि इन्होंने मुझे कहां लाकर मारा है। और जब इनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे रहे थे, 27वीं तरमीम पास हो रही थी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन रहे थे, तो वो जैसे किसी बच्चे को वर्गला के आप ले आते हैं ना, कोई उसके बाल कटवाने वो मान ना रहा हो या कुछ और हो, तो ऐसे ही बच्चे को बहला फुसला कर वो नानी के घर ले आए और वहां पर ला के अम्मा ने, पुरानी अम्मा है तो आपको पता है जूता शूता फेर लेती थी बच्चों को, अब तो ज़रा फैशन बदल गए, तो वहां लाकर अब नानी अम्मा के घर, नानी अम्मा आगे पीछे हुई हैं तो अम्मा जान जो है वो जूता फेर रही हैं। तो अब आसिम मुनीर साहब को समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ बनी क्या है, बिकॉज अब वो उस पावर सिचुएशन में नहीं है जिसमें वो 27वीं तरमीम के वक्त है। तो जो आपका सवाल है कि 27वीं आईनी तरमीम क्यों पास करवा ली अगर नोटिफिकेशन नहीं करना था, तो इसका जवाब मैं ये आपको दे रहा हूं। तो बहरहाल अभी जो हमारे जराए हैं उनके मुताबिक अब आसिम मुनीर साहब के लिए नया चैलेंज ये है कि उन्होंने DGISI किसको लगा